इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2018 बैच के समय वर्ष नवंबर 2020 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप 2020 के चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं। तो स्वभाव निर्धारण कुल 7 चरणों में किया जाता है, जिसमें पहला चरण है संकल्प, दूसरा इच्छा शक्ति, तीसरा क्रियाशीलता, चौथा अभ्यास या फिर पुनरावृत्ति, पांचवा ध्यान, छठा निरंतरता और सातवां पुरस्कार एवं दंड। तो कुल 7 तत्व होते हैं स्वभाव निर्धारण के। तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 7 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सैमुअल इस्माइल का कथन है कि चरित्र आदतों का पुंज है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह परिभाषा किसकी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मारिया मॉन्टेसरी। तीसरे का ऑप्शन नंबर 1 मारिया मॉन्टेसरी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था जीवन में शांति के क्या उपाय हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है उचित शिक्षा तंत्र के द्वारा। देखिए, शिक्षा अगर उचित दी जाएगी बच्चों को तो निश्चित तौर पर वो समाज के जो रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि बाल विवाह या फिर जाति में भेदभाव, इस टाइप की चीज़ों से वो अलग रहेंगे और उनके जीवन में शांति व्याप्त रहेगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया था पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं उनको कहते हैं जो कि शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई से अलग क्रियाएं की जाती है। निश्चित तौर पर छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने की शिक्षा दी जा सकती है, तो इससे भी जीवन में शांति स्थापित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया था उचित समाजीकरण द्वारा। देखिए, अगर आप अपने आस पड़ोस में रहते हैं तो अगर आपका समाजीकरण अच्छा नहीं होगा, यानी आपका तालमेल अपने पड़ोस में अच्छा नहीं है, तो भी आप टेंशन में रहेंगे और आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इसका चौथे का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। जीवन में शांति के लिए सभी जरूरी हैं। चौथे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, तनाव के प्रकार हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है जैविक तनाव। जैविक तनाव उस तनाव को कहा जाता है जिसमें अगर आपके शरीर का कोई अंग या फिर किसी बीमारी से आप ग्रसित हो गए जिसकी वजह से अगर आपको कोई टेंशन हो रहा है तो उसको जैविक तनाव बोला जाता है। ठीक है। दूसरा दिया गया है मनोवैज्ञानिक तनाव। ठीक है, आपका परिवार या फिर आपके परिवार के सदस्य या फिर आपका मित्र आपका कुछ किसी कार्य में सहयोग नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से जो टेंशन होगा उसे मनोवैज्ञानिक तनाव कहा जाता है। और तीसरा बोला गया सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव उस तनाव को कहा जाता है जिसमें सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करते हैं या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसको समाज अनुमति नहीं देता है तो उसकी वजह से जो आपको तनाव होगा उसको सामाजिक तनाव कहा जाता है। यानी तीनों तनाव के ही रूप हैं। तो आपसे तनाव के प्रकार पूछा गया था, यानी पांचवे का चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के भीतर की शांति की सहज प्रवृत्तियों को विकसित करके बाहर की ओर प्रकट किया जाता है। मतलब कि व्यक्ति में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य एवं व्यवहार में और उसके आचरण में लाना ही शांति शिक्षा कहलाता है। सातवां प्रश्न पूछा गया था व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। इसमें आप किसी भी एक परिभाषा को लिख सकते थे, जैसे कि वैलेंटाइन ने बताया था कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। ठीक है। और आल्पोर्ट ने 1973 में अपनी परिभाषा दी थी व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आठवां प्रश्न पूछा गया था भेदभाव को दूर करने के उपाय बताइए। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके भेदभाव को दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि निम्न जातियों के लोगों को अभी भी सामाजिक सुरक्षा उतना प्रदान नहीं किया गया है। न्याय व्यवस्था आप देखेंगे तो जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए न्याय व्यवस्था कुछ अलग होती है और जो छोटे लोग होते हैं यानी कि जिनका जातिगत अभी उतना उत्थान नहीं हुआ है उनको आप देखेंगे उनके लिए न्याय व्यवस्था उतनी सरल नहीं है जितना बड़े लोगों के लिए है। ठीक है। तो न्याय व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके आपस के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सामाजिकता का विकास करके यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम उनको ऐसी शिक्षा दें, ऐसी समझ दें कि एक दूसरे से समायोजन करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। यानी कि अगर कोई अमीर घर का लड़का है तो और अगर वो भविष्य में जाकर के गरीबी को देखता है तो वह उसमें अच्छी तरीके से समायोजन कर सके, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। अगला उपाय है लैंगिक असमानता को दूर करके। यहाँ पर
भारत में आप देखेंगे तो रूढ़िवादिता चलती है कि अगर लड़की है तो वो वहीं काम करेगी और लड़का है तो वो अपना जो पहले से स्पेसिफाई वर्क है वहीं करेगा, जबकि ये रूढ़िवादिता समाप्त करके भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार करके भी भेदभाव को दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नवा प्रश्न पूछा गया था, अहिंसा से क्या तात्पर्य है? तो अहिंसा का सीधा सा मतलब ये होता है कि हिंसा ना करना। आप किसी भी प्रकार से किसी दूसरे प्राणी को तन से, मन से, कर्म से, अपने वचन से या फिर वाणी से किसी भी प्रकार से उसको नुकसान ना पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? सामाजिक तनाव तनाव का वह प्रकार है जिसमें अगर कोई समाज के नियमों के खिलाफ या फिर समाज के द्वारा स्वीकृत किए गए मूल्यों के खिलाफ अगर कोई कदम उठाता है तो उसकी वजह से जो उसको तनाव उत्पन्न होगा वो सामाजिक तनाव के अंतर्गत आएगा। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है जो कि अपनी जाति से अलग दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन समाज के मूल्य उसको ऐसा करने से रोकते हैं, तो इसकी वजह से जो उसके मन में तनाव उत्पन्न होगा वह सामाजिक तनाव कहलाएगा। बात करेंगे 11वें प्रश्न की, नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं और पहले से स्वीकृत मूल्यों के अंतर्गत कार्यों को करना या फिर इन सभी नियमों का पालन करना नैतिकता कहलाता है। और ऐसी शिक्षा जो छात्र में इन नैतिकता के विकास के लिए सहभागिता दिखाए उसको नैतिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। हरलॉक ने नैतिक शिक्षा की एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार समूह के नैतिक नियम के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, अष्टांग योग की क्या उपयोगिता है? देखिए, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का विकास किया था। महर्षि पतंजलि ने उनके बारे में चर्चा की थी। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का निर्माण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि शरीर को सुख प्राप्त होने के लिए आत्मा सुख होना जरूरी है, ठीक है। और मनुष्य की जो इंद्रियां होती हैं जिसके माध्यम से हम स्पर्श, रूप, रस, गंध या फिर सुख ले रहे हैं, अगर वो इंद्रियां सही से कार्य नहीं करेंगी तो आप भी थोड़ा विचलित होंगे और आप भी स्वस्थ ना तो स्वस्थ रह पाएंगे और ना ही खुश रह पाएंगे। तो अष्टांग योग की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है जिसके माध्यम से आपके जीवन में शांति रहती है और आप समाज से उचित समाजीकरण कर सकते हैं और अपने अंदर यानी कि आपकी आत्मा सुख ही प्राप्त करती है। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय बताइए। तो सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो कि धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े की स्थिति पैदा करते हैं। अब उन्मूलन का मतलब होता है कि इसको कम करने के उपाय बताने हैं, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से सभी धर्मों में समभाव की स्थिति पैदा की जा सकती है, ठीक है। तो शिक्षा एक बेहतर उपाय हो सकता है सांप्रदायिकता के उन्मूलन के लिए। इसके अलावा जातिगत व्यवस्था सभी के लिए समान हो और धार्मिक सभी को स्वतंत्रता हो कि वह किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी को कानूनी व्यवस्था एक समान प्रदान की जाए, सभी को सुरक्षा एक समान प्रदान की जाए। ये सभी कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा सांप्रदायिकता के उन्मूलन को बढ़ावा दिया जा सकता है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य उन्होंने बताया था जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ छोटे छोटे कार्य करके पैसे कमाने चाहिए। पहला उद्देश्य उन्होंने जीविकोपार्जन का उद्देश्य बताया था। दूसरा बताया था सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी शिक्षा के माध्यम से वह इतना सक्षम हो जाए कि अपने व्यवहार के माध्यम से वह अपनी संस्कृति को व्यक्त कर सके। तीसरा उन्होंने बताया था चरित्र निर्माण का उद्देश्य, यानी कि बच्चे का जो चरित्र निर्माण होता है वह शिक्षा के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य बताया था, यानी कि व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि वह बाहरी समाज से सामंजस्य स्थापित कर पाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य महात्मा गांधी ने शिक्षा के रूप में बताया था। बात करेंगे 15वें प्रश्न की, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक एवं भावनात्मक चिंतन को क्षुद्र मानते हुए मुक्त करा करके परमानंद की प्राप्ति करना, इसका लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना है, ठीक है। आप देखते होंगे कि मोक्ष की बार बार बात की जाती है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना भारतीय शिक्षा दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिसमें पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष।
आप और विशेषताएं लिख सकते हैं। भारतीय दर्शन में सहिष्णुता की भावना, सत्य एवं अहिंसा की भावना पर बल दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं भारतीय दर्शन की। बात करेंगे 16वें प्रश्न की, आत्म जागरूकता की विभिन्न स्थितियां बताइए। आत्म जागरूकता की 3 स्थितियां बताई गई हैं। पहला न्यूरो जैविक स्थिति, दूसरा मनोवैज्ञानिक स्थिति और तीसरा विकासात्मक स्थिति। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताइए। कठोर नियम बना करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए कठोर दंड की अगर व्यवस्था की जाती है तो दूसरे उससे डरेंगे और कठोर नियम के कंडीशन में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। दूसरा, कर्मचारियों को पुरस्कृत करके, जो कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसको पुरस्कृत करने से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए और भ्रष्टाचार से दूर हटने के लिए। इसके अलावा बेरोजगारी एवं महंगाई को कम करके भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे मनुष्यों की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, अगर वो अभ्यर्थी या फिर कोई आदमी उसको पूरा नहीं कर पा रहा है तभी वह भ्रष्टाचार की तरफ या फिर गलत तरीकों से पैसे कमाने की सोचता है। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी और महंगाई की समस्या है इसको थोड़ा कम करके भ्रष्टाचार को एक तरीके से कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों का विकास करके भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है कि बचपन से ही बच्चे को ये शिक्षा दी जाए कि आप सही तरीके से पैसा कमाइए, कोई भी गलत काम करके पैसे ना कमाइए, तो इससे भी भ्रष्टाचार पर थोड़ा बहुत लगाम लगाया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या पर नियंत्रण करके भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो सीमित है लेकिन जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो संसाधन है उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उसी दबाव की वजह से भ्रष्टाचार को भी जन्म मिलेगा। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, बालक के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का क्या योगदान है। परिवार ही बालकों के लिए प्रथम विद्यालय का कार्य करता है, यानी कि परिवार में जैसा व्यवहार किया जाएगा उनके माता पिता के द्वारा या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा, वहीं उनके चरित्र के निर्माण का आधार बनता है। बच्चा सही आचरण सीखे इसके लिए उनको पुनर्बलन भी देना चाहिए, माँ बाप को समय समय पर उनको पुरस्कृत करना चाहिए या फिर अगर उनके द्वारा कोई गलत व्यवहार किया जा रहा है तो उसके लिए दंड भी देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2020 के चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।